हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिंगो पोस्टर। आज मैं विलियम वर्ड्सवर्थ को इन शॉर्ट में डिस्कस करूंगी, जो आपको एटलीस्ट आना ही चाहिए अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि टाइम अब एक ही हफ्ते का बचा है आपके पास, तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक डिटेल्स को देखेंगे और उसके बाद हम इसको टेबल में कवर करेंगे। मैं जल्दी से जल्दी इसको कवर करने की कोशिश करूँगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होगी। विलियम वर्ड्सवर्थ 7 अप्रैल 1770 में इनका जन्म हुआ था कॉकरमाउथ कम्बरलैंड में। 1850 23 अप्रैल को इनकी डेथ हो गई थी। ये 80 ईयर में इनकी डेथ हुई थी। चलिए, फैमिली आपको पता है, इनके पिता का भी नाम जॉन वर्ड्सवर्थ था। मदर एनी कुक्सन, ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। और सिस्टर डोरोथी, इनका एनी कुक्सन और मैरी हचिनसन, वाइफ और माँ का नाम पूछ लेते हैं, जिसमें बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो याद रखिएगा एनी कुक्सन। बाकी मैं जो भी इम्पोर्टेंट है उसको रीड करते जाऊंगी और डिस्कस करूंगी। बाकी आप उसको खुद से पढ़ते रहिएगा और मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। एजुकेशन, इनका जो फर्स्ट स्कूल था ग्रामर स्कूल एट हॉक्सफोर्ड में इनकी स्टार्ट हुई थी पढ़ाई। फिर इन्होंने अपनी हायर एजुकेशन ली है सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज में। ठीक है, ग्रेजुएशन कब? 1791 में कंप्लीट किया। ओके, इनका जो अफेयर कह सकते हैं एनेटी वॉलन के साथ था, जिसकी एक बेटी भी थी कैरोलिन, जिसके साथ इनकी एक बेटी थी। शादी इन्होंने मैरी हचिनसन से की थी 1802 में, एनेटी वॉलन से नहीं की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे इनको लिटरेरी आइडेंटिटी क्या क्या रही है। इनको पोएट ऑफ नेचर के नाम से जानते हैं, हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर के नाम से जानते हैं, लेक पोएट भी कहा जाता है, लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट कहते हैं, पोएट ऑफ कॉमन मैन भी विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है, और रोमांटिक पोएट भी कहे जाते हैं। ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एग्जाम में पूछने के चांस हैं। ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं ये भी दिया गया है, आप इनको देख सकते हैं जैसे। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पोएट। विलियम वर्ड्सवर्थ को फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पोएट में कंसीडर किया जाता है। फर्स्ट जनरेशन में विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, एस.टी. कॉलरिज, रॉबर्ट सदे, विलियम ब्लेक और विलियम कॉलिंस। ठीक है, और सेकेंड जनरेशन मैं भी डिस्कस करूँगी। लेक पोएट में कौन आता है? लेक पोएट में विलियम वर्ड्सवर्थ आते हैं, एस.टी. कॉलरिज आते हैं, रॉबर्ट सदे आते हैं, थॉमस डी क्विंसी का भी नाम आता है। ठीक है, लेक पोएट इन्हीं 4 को कंसीडर करते हैं। एग्ज़ाम में किसी एक का नाम हटा दिया जाएगा, ठीक है, और उसकी जगह किसी और का रख दिया जाएगा, तो आपको देखना होगा। ठीक, नेक्स्ट है जब इनकी फ्रेंडशिप किसके साथ हुई थी? एस.टी. कॉलरिज के साथ हुई थी। एस.टी. कॉलरिज के साथ मिलकर विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड लिखा। 1798 में लिरिकल बैलेड पब्लिश हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है, आई नो आपको पता होगा। सो हम जल्दी जल्दी इसको सिर्फ रिवाइज करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है ऑनर एंड अवार्ड। इनको ऑनर पोएट लॉरेट, ये आपका इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। पोएट लॉरेट 1843 में बनाया गया, और ऑनरेरी डॉक्टरेट फ्रॉम डरहम यूनिवर्सिटी से इनको दिया गया। ऑनरेरी डॉक्टरेट इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी दिया गया है। सिविल पेंशन फ्रॉम क्राउन के द्वारा इनको पेंशन भी मिलनी स्टार्ट हुई थी, जिसके बाद इनको रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लॉस्ट लीडर कहा। ठीक है, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। डेथ इनकी प्लूरेसी नाम की बीमारी से हुआ था। ये एक लंग डिसीज़ है, और इनको बरीड किया गया था सेंट ओसवर्ड्स चर्च क्रॉसमेयर में। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इनका सिंगल प्ले क्या है? बॉर्डरर्स, ये एक प्ले है, लिटरेरी प्ले। ठीक है,
बॉर्डर्स। मास्टरपीस किसको कहते हैं? प्रिल्यूड को कहते हैं, याद रखिएगा। लिरिकल बैलेड मत लगा दीजिएगा, मास्टरपीस, प्रिल्यूड। पॉस्थुमस, आफ्टर डेथ, इनके मरने के बाद कौन सा वर्क पब्लिश हुआ था? प्रिल्यूड, 1850 में। कोलैबोरेटिव वर्क लिरिकल बैलेड रहा है कॉलरिज के साथ। अनफिनिश्ड एपिक इनका रेक्लूस रहा है। और सेकेंड पार्ट ऑफ रेक्लूस कौन सा था? द एक्सकर्सन जो कि पब्लिश हुआ था 1814 में। ठीक है, नेक्स्ट है विलियम वर्ड्सवर्थ ने लगभग 500 सोनेट्स लिखी हैं, 69 पॉलिटिकल पोएम्स लिखी हैं, 34 सोनेट लिखी है रिवर डेडन पे और 132 सोनेट्स चर्च हिस्ट्री पर लिखी है। लेस इम्पॉर्टेंट है, ये पूछना नहीं चाहिए पर इन दोनों से पूछ सकता है। ठीक है, नंबर नहीं पूछेगा आई थिंक। नेक्स्ट है लूसी पोएम। लूसी पोएम ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको आप ज़रूर याद करके जाइएगा, इससे क्वेश्चन बनने के हाई चांसेस हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? 5 पोएम लूसी पोएम हैं इनकी। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। नेक्स्ट है सी ड्वेल्ट एमंग द अनट्रॉडन वेज। नेक्स्ट आई ट्रेवल्ड एमंग अननोन मैन। फोर्थ है इनकी 3 years सी ग्रेव इन सन एंड सावर। और लास्ट है अ स्लम्बर डिड माई स्प्लिट सील। ये इनकी शॉर्टेस्ट पोएम है। ठीक है, इनकी शॉर्टेस्ट पोएम है। और ये 4 पोएम जो हैं आपकी आई थी पहले, और ये 5वीं आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन 1805 में बाद में आई है। ठीक है, लेकिन लूसी पोएम में इन 5 को कंसीडर किया जाता है। इनकी थीम क्या है? लव, मिस्ट्री, डेथ, नेचर, इमोशनल आइडियोलॉजी। ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा। मैथ्यू पोएम ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मैथ्यू पोएम पूछी जा सकती है कौन कौन सी है, याद रखिएगा। मैथ्यू का जिक्र किया गया है आई थिंक टेबल टर्न में, लेकिन आपको उसमें नहीं जाना है, वो अलग चीज़ है, उसमें मैथ्यू नाम यूज़ किया है। पर मैथ्यू पोएम्स जो हैं वो यही 4 हैं, इन्हीं 4 को कंसीडर किया जाता है, इनको याद रखिएगा। इसकी जगह कोई और वो इंक्लूड कर सकते हैं, तो आपका वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। कौन कौन सी हैं? एड्रेस टू द स्कॉलर्स, द फाउंटेन, द 2 अप्रैल मॉर्निंग, मैथ्यू। ये 4 पोएम मैथ्यू पोएम है। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है उसको मैं हाईलाइट करके कई बार डिस्कस कर रही हूँ। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, मैथ्यू पोएम 4 हैं, सेंटर फिगर इसका मैथ्यू है, और रिफ्लेक्टिव एंड फिलोसफिकल पोएम है। ये मैथ्यू पोएम कैसी पोएम्स कही जाएंगी? फिलोसफिकल। ठीक है, लेक पोएट आप पढ़ चुके हैं, कौन कौन से हैं? फर्स्ट जनरेशन आप देख चुके हैं, ये सेकेंड जनरेशन के सेकेंड जनरेशन के पोएट हमने नहीं डिस्कस किए थे। कौन कौन से हैं? जॉन कीट्स, पीबी शैली, लॉर्ड बायरन, थॉमस डिकेंसी, विलियम हैजलिट। ये सेकेंड जनरेशन के पोएट माने जाते हैं। नेक्स्ट है मेजर कलेक्शन ग्रुप क्लासिफिकेशन, किसका देखेंगे हम? लिरिकल बैलेड का देखेंगे। इसमें इम्पॉर्टेंट वर्क जो हैं लिरिकल बैलेड के कौन कौन से थे उसको हम देखेंगे। पूरी लिस्ट मैंने नहीं दी है, जो इम्पॉर्टेंट है वो दी है, और इसलिए भी दी है कि अगर इसकी पब्लिकेशन डेट पूछ लेता है तो अगर आपको ये पता रहेगा कि लिरिकल बैलेड में ये पब्लिश हुए हैं तो आप आँख बंद करके 1798 टिक कर दीजिएगा। मान लो अगर क्वेश्चन पूछता है सिमन का पब्लिश हुआ तो 1798 में पब्लिश हुआ है, आपको सीधे ये आंसर करना है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क हैं? सिमन ली है फर्स्ट एडिशन में इनका लिरिकल बैलेड के। VR7 इम्पॉर्टेंट है ये। लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई, द टेबल टर्न इम्पॉर्टेंट है, द थॉर्न इम्पॉर्टेंट है, टिंटर नेबी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इडियट बॉय भी इम्पॉर्टेंट है, मैड मदर,
एनेक्डोट फॉर फादर, द फीमेल वोग्रेंट, द लास्ट ऑफ द फ्लॉक, गुडी ब्लेक एंड हैरी गिल। ठीक, आपका टिंटर नेविट, द थॉर्न, टेबल टोन, वी आर सेवन, सिमनली, ये थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पोएम इन 2 वॉल्यूम 1807, 1807 में जो पोएम्स इन पब्लिश हुई थी वो कौन सी हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, लिरिकल बैलेड और पोएम इन 2 वॉल्यूम्स, यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के जीवन में, और सबसे ज़्यादा तो ये 1807 का, क्योंकि जितनी भी पोएम्स को आप पढ़ते चले आए हैं, जिनको इम्पॉर्टेंट मानते हैं, जिनसे क्वेश्चन आता है, वो इसी वॉल्यूम में पब्लिश हुआ है। तो अगर आप ये याद कर लेंगे तो कि 1807 में 2 वॉल्यूम में ये पोएम इंक्लूड थी, तो आप आसानी से 1807 टिक कर सकते हैं अगर पब्लिकेशन डेट इन वर्क्स की पूछी जाती है तो। कौन कौन सी थी? रेजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, लाइंस भी पूछ सकते हैं, क्रिटिसिज्म भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन की थीम भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, इंपॉर्टेंट है ये भी, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। माई हार्ट लीप्स अप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क। ओड, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, क्या पूछ सकते हैं कि ये कैसा वर्क है, ये ओड है, याद रखिएगा, ओड गायब कर देंगे वहाँ पे। ओड टू ड्यूटी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सॉलिटरी रीपर, हर बार क्वेश्चन आता है, क्या है ये? बैलेड है। एलिजियक स्टैंजा, वेस्ट मिनिस्टर ब्रिज। नेक्स्ट है लंदन 1802, मिल्टन पे लिखा है इन्होंने, मिल्टन को याद करते हुए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमको बताना नहीं पड़ेगा, आपको पता है। द वर्ड इज़ टू मच विद अस, इससे लाइन्स ज़रूर पूछ सकते हैं, इससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई भी नया क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट है सोनेट को देख लेते हैं। सोनेट का क्लासिफिकेशन क्या रहा है? कंपोज अपॉन वेस्ट मिनिस्टर ब्रिज, ये इंपॉर्टेंट सोनेट है। लंदन 1802, ये भी सोनेट है, याद रखिएगा, इसका पूछ सकते हैं। ज़ेनायर क्या है? द वर्ड इज़ टू मच विद अस, पेट्रोचियन सोनेट है। ये आप देख चुके हैं पहले ही। नेक्स्ट है फिलोसफिकल लॉन्ग पोएम। लॉन्ग पोएम इनके कौन कौन सी है? द एक्सकर्सन। ऑटोबायोग्राफिकल एपिक कौन सा है इनका? द प्रिल्यूड। प्रिल्यूड ऑटोबायोग्राफिकल एपिक में कंसीडर किया जाता है। फिलोसफिकल में एक्सकर्सन आ जाएगा। अनफिनिश्ड ग्रैंड एपिक क्या है? द रिक्ल्यूज, जिसको पूरा नहीं कर पाए इन्होंने। चलिए नेक्स्ट है ओनली ड्रामा। इन्होंने एक ड्रामा लिखने की कोशिश की थी 97-98 के ही करीब, 1700। द बॉर्डरर्स, जिसको ये जो सक्सेस नहीं हुआ, और इसमें क्वेश्चन बन सकता है किसके ऊपर लिखा गया? हेनरी थर्ड। हेनरी थर्ड इसका सेंटर फिगर थे। क्लासिफिकेशन क्वेश्चन देख लीजिएगा कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हमारे पास कुछ लाइंस दी हैं जिनको हमने हिंदी में डिस्कस किया है ताकि आपके लिए आसान हो जाए। अगर आपको मीनिंग पता होता है तो आप बहुत जल्दी गेस कर लेते हैं, पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि किसने ये लाइन कही है। मैथ्यू आर्नोल्ड का प्रीस्ट टू अस ऑल, प्रीस्ट वर्ड यूज़ किया है मैथ्यू आर्नोल्ड ने, याद रखिएगा। डिटेल आप पढ़ लीजिए, आई डोंट थिंक कि आप डिटेल सुनना चाहेंगे क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। हाई प्रीस्ट क्यों कहा है? क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने लोगों को प्रकृति के केवल सुंदर दृश्य के रूप में नहीं बल्कि एक जीवित शिक्षक और आत्मिक शक्ति के रूप में देखना सिखाया है ना। एक तरह से ये टीचर थे, तो हाई प्रीस्ट थे। नेक्स्ट इन्होंने कहा वेयर शैल यूरोप्स लेटर आवर अगेन, ये लेटर आवर अगेन फाइंड वर्ड्सवर्थ हीलिंग पावर। क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। इनकी पोएट्री क्या करती है? मन को शांति प्रदान करती है ना, दुख से निकालती है बाहर। कॉलरिज, एस.टी. कॉलरिज ने क्या कहा है? फ्रेंड ऑफ द वाइज एंड टीचर ऑफ द गुड। इन्होंने भी इनको एज अ टीचर ही कंसीडर किया है, ठीक है। कॉलरिज एक मित्र भी थे इनके, फ्रेंड थे, और इन्होंने इनकी तारीफ भी की है, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं इगोटेस्टिकल सबलाइम, ये तो क्रिटिसाइज़ किया था जॉन कीट्स ने। क्यों? क्योंकि जब कीट्स मिले वर्ड्सवर्थ से तो वो
एक ईगो में रहते थे, ईगो में नहीं रहते थे, उनका एटीट्यूड या उनका ऑरा ही वैसा था। तो किड्स को क्या लगा कि ये एक अजीब सी अपनी दुनिया में मस्त रहते, इनको किसी से मतलब नहीं है, सोशल नहीं है बिल्कुल, ठीक है। सेल्फ सेंटर्ड, इनको सेल्फ सेंटर्ड कहा, है ना। एक इंसान से आप मिले और वो अपना कहीं और ही खोया हुआ है, आप में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो आप उसको घमंडी बोल देते हैं कई बार, है ना, इगोइस्ट बोल देते हैं। वैसा ही कुछ फील किया किड्स ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ। हैज़लिट ने क्या कहा है? ही इज़ द मोस्ट ओरिजिनल पोएट नाउ लिविंग। मोस्ट ओरिजिनल पोएट, ये हैज़लिट ने कहा है। ये वर्ड्स याद रख लीजिएगा, टेबल तक पहुँचेंगे ही नहीं हमको लग रहा है आज। चलिए कोई नहीं। सैली ने क्या कहा है? पिटीफुल डेथ, beastie and pitiful death, that Wordsworth. नेक्स्ट देखते हैं रसेल ने कहा, इन हिज यूथ वर्ड्सवर्थ sympathized with the French Revolution, wrote good poetry. ये भी एक क्रिटिकल रिमार्क था, रसेल ने व्यंग किया है इनके ऊपर, है ना। रोट बैड पोएट्री, बाद के जो इनके वर्क हैं उसके लिए बोला है। कार्लाइल ने इनकी तारीफ की होगी। नो मैन दैट आई एवर मेट हैज़ डिसअपॉइंटेड मी लेस। कार्लाइल का ये ऑब्जर्वेशन वर्ड्सवर्थ के पर्सनैलिटी इम्प्रेशन पर है। उनका कहना है वर्ड्सवर्थ पर्सनली बहुत वार्म या सोशली इम्प्रेसिव नहीं लगे, वे रिजर्व, सेल्फ कंटेन्ड एंड कुछ हद तक डिस्टेंट पर्सनैलिटी के व्यक्ति थे। ये कोटेशन पोएटिक जीनियस से ज़्यादा उनके पर्सनल बिहेवियर पर टिप्पणी है। अच्छा, इन्होंने भी पसंद नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड ने क्या कहा है? पढ़ लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। रॉबर्ट ब्राउनिंग का कमेंट, जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर अ रिप बैंड टू स्टिक इन हिज कोट। आपकी यहाँ तक की लाइन इम्पॉर्टेंट है। कुछ चंद सिल्वर सिक्कों के लिए इन्होंने हमें छोड़ दिया, यानी कि बाद में इन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था, किसका? मोनार्की का। पहले ये विग में थे, बाद में टोरी ज्वाइन कर लिया था, आई थिंक पहले टोरी में थे, देख लीजिएगा। कॉलरिज का ये रिमार्क देख लीजिएगा, ये हार्टली कॉलरिज का है, याद रखिएगा। हैज़लिट ने क्या कहा है? वल्गर डू नॉट, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। मैं जल्दी कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप उसको पढ़ लीजिएगा एक बार। मेरी नज़र से जो भी इम्पोर्टेंट है मैंने वही इंक्लूड किया है, तो आपको हर चीज़ पढ़नी चाहिए। कीप, ये इम्पोर्टेंट है आपका। कीप फ्रेश द ग्रास अपॉन हिज ग्रेव, फॉर फ्यू और नन हियर्स दाई वॉइस राइट, नाउ ही इज़ गॉन। ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने बहुत ही सुंदर लाइन लिखी है वर्ड्सवर्थ के लिए कि फ्रेश द ग्रास अपॉन हिज ग्रेव। किससे कह रहे हैं? वो रोथा रिवर से कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए वर्ड्सवर्थ ने कितना लिखा है, तुमको कितना याद किया है, अप्रिसिएट किया है। अब उनकी डेथ हो गई है, तुम्हारा ये फ़र्ज़ बनता है कि तुम उनको श्रद्धांजलि दो, उनकी जो ग्रेव है उसको हरा भरा रखो, घास रहेगी तो हरा भरा रखो, ठीक है। नेक्स्ट है विलियम वर्ड्सवर्थ की ये लाइन है, पोएट्री इज़ द ब्रेथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज, ये आपका आएगा एग्ज़ाम में, एक स्पॉन्टेनियस वाली, और ये दोनों डेफिनेशन इनके इम्पॉर्टेंट है पोएट्री की। फाइनर स्पिरिट बोला है, सभी नॉलेज में सबसे श्रेष्ठ है। फिर विलियम वर्ड्सवर्थ का ही ये पोएट्री की डेफिनेशन है, पोएट्री इज़ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, ठीक है। ये आपका इम्पॉर्टेंट है।
स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग, याद रखिएगा, पूछ सकते हैं इसको, हर बार पूछते ही रहते हैं। फिर विलियम वर्ड्सवर्थ की नेक्स्ट पोएट्री की डेफिनेशन है, पोएट्री डज नॉट स्प्रिंग इमीडिएटली आउट, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, इमोशन ऑफ ट्रंक्वालिटी, इस वर्ड से याद रखिएगा, ये भी इनकी डेफिनेशन है। वर्ड्सवर्थ ने कहा है एवरी ग्रेट पोएट इज़ अ टीचर, ये एवरी ग्रेट पोएट इज़ अ टीचर, आई विश आइदर टू बी कंसिडर्ड एज अ टीचर और नथिंग। वो कहते हैं कि जो भी पोएट होते हैं वो एक टीचर होते हैं, एक ग्रेट टीचर होते हैं, और मैं चाहता हूँ कि मुझे एज अ टीचर कंसीडर किया जाए, अदरवाइज़ मुझे कुछ भी ना याद किया जाए, मुझे किसी रूप में ना याद किया जाए, मुझे सिर्फ एज अ टीचर ही याद किया जाए, ठीक है। ऑस्कर वाइल्ड ने कमेंट किया है, ही फाउंड इन स्टोन्स एंड सरमोन्स ही हैड ऑलरेडी हिडन देयर, ये भी एक अच्छा कमेंट है इनका, देख लीजिएगा। चलिए हम अपनी क्रोनोलॉजी पे आ गए हैं, तो हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, है ना, या रहने दें, कर लेते हैं। चलिए इनकी क्रोनोलॉजिकल सीरीज़ हम देखेंगे, और ज़्यादातर चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब आपको क्या देखना है, वर्क कब पब्लिश हुआ है और कौन सा जिनार है, उसकी बेसिक थीम क्या है, ठीक है। हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स का आपको और डिटेल चाहिए होगा। एन इवनिंग वॉक इन्होंने कॉलेज टाइम में लिखा था, 1793 में पब्लिश हुई थी, डिस्क्रिप्टिव पोयम है ये, ठीक। और डिस्क्रिप्टिव स्केचेस ये 91-92 में लिखा गया है और 93 में पब्लिश हुआ है, दोनों साथ में ही पब्लिश हुई, लेकिन ये लिखी पहले गई थी, एन इवनिंग वॉक, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव ट्रैवल पोयम ये भी है। इवनिंग वॉक डोरोथी को एड्रेस करते हैं, ये एक इनका अर्ली वर्क है, और पोप से इन्फ्लुएंस होके इन्होंने लिखा था, अलेक्जेंडर पोप, ठीक। ये एक ट्रैवल पोयम है, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एक ट्रैवल पोयम है। इनके यूरोपियन टूर जो ये कर रहे थे 90 के दौरान, 90s में, उसी में इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट है द बॉर्डर्स, 95 to 97 के बीच में लिखा गया और पब्लिश होता है 1842 में। वर्स्ट ट्रेजेडी है या वर्स्ट ड्रामा इसको कहते हैं। ओनली प्ले बाय वर्ड्सवर्थ, एक ही इकलौता प्ले था बॉर्डर्स, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको याद रखना पड़ेगा। और इसको पब्लिश करने से किसने रिजेक्ट कर दिया था, कोवेंट गार्डन थिएटर द्वारा, ठीक। इसीलिए फिर ये पड़ा रह गया और फिर पब्लिश हुआ है 42 में, इसको कंसीडर ही नहीं किया गया। बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि ये ट्रेजेडी राइटर थे ही नहीं, ये अच्छे पोएट थे। नेक्स्ट है लिरिकल बैलेड। लिरिकल बैलेड इनकी पब्लिश हुई फर्स्ट कलेक्शन था पोएट्री का, कलेक्शन याद रखिए, फर्स्ट पोएम थी इवनिंग वॉक। एस टी कॉलरिज के साथ लिखा गया है, जिसमें 4 एस टी कॉलरिज के द्वारा लिखी गई थी और वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई थी 19 पोएम, टोटल 23 वर्क। वी आर 7 98 में लिखा गया, 98 में पब्लिश हुआ, बैलेड पोएम है वी आर 7, ठीक। डायलॉग पोएम, डायलॉग बेस्ड है ये। चाइल्ड व्यू ऑफ डेथ, जो चाइल्ड थी वो उसको नहीं पता है कि डेथ क्या होती है, वो अपने जो 2 सिबलिंग हैं, 2 भाई हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, उसको भी काउंट करती है एज अ लिविंग बीइंग और बताती है कि हम 7 भाई बहन हैं, जबकि वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि 2 तो मर गए, उनकी तो डेथ हो गई, तो 5 ही तो बचे। तो कहती नहीं, मैं 7 हूँ, हम 7 हैं, ये यहीं ग्रेव में ही तो हैं, उसी ग्रेव के पास वो बैठ के कहीं हम खाना खाते हैं, साथ में खाना खाते हैं, है ना। तो ये दिखाया गया है। सिमन ली बैलेड पोएम है, ये भी पब्लिश हुआ था लिरिकल बैलेड के ही एडिशन में। और द ओल्ड हंट्समैन की इस कहानी इसमें दिखाई गई है सिमन ली की, ठीक है। नेक्स्ट है रिटन लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, 98 में पब्लिश हुआ है, नेचर लिरिक है ये। फेमस लाइन है व्हाट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन, याद रखिएगा ये, ठीक, नया क्वेश्चन बन सकता है।
एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई, इसको भी लिरिकल बैलेड में ही आया था। फिलोसफिकल लिरिक है ये, फिलोसफिकल पोयम याद रखिएगा। और नेचर एज अ टीचर दिखाया गया है इसमें भी कन्वर्सेशन होता है, नेचर को एक टीचर की तरह दिखाया गया है। टेबल टर्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है, ये भी फर्स्ट एडिशन में आया था। नेचर पोयम है, लिरिक है। और फेमस लाइन क्या है, लेट नेचर बी योर टीचर, पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। द थॉर्न 4 वर्ग के नाम दे देते हैं जिसमें थॉर्न रहता है ना, कई बार बच्चे गलत कर देते हैं तो याद रखिएगा। ये एक नैरेटिव पोयम या बैलेड है, 22 स्टैंजाज हैं, मिस्टीरियस नैरेटिव है। थॉर्न, इसकी एक लाइन वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि एक हर ब्यूटीफुल रोज़ का एक थॉर्न, एक कांटा हो में एक कांटा भी होता है। ठीक है, ये एक वुमेन की स्टोरी दिखाते हैं जो एक टॉप पे बैठी है पहाड़ पे और क्राई कर रही है, रो रही है। क्यों? क्योंकि उसके होने वाले हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया एंड दैट टाइम शी वॉज प्रेग्नेंट। सो मैरिज के दिन उसको छोड़ दिया। उसी की स्टोरी को इसने कवर किया गया है थॉर्न में। ये सारी चीज़ें आप देख चुके हैं, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट है हमारा द कंप्लेंट ऑफ अ फॉरसेकन इंडियन वुमेन, 98 में ये आया था। ठीक है, लिरिकल बैलेड में ही सफरिंग को दिखाया गया है, इमोशनल पोयम है ये। लाइन्स लेफ्ट अपॉन अ सीट इन अ यू ट्री, फिलोसफिकल पोयम है, नेचर पोयम है, ह्यूमन साइकोलॉजी की थीम को दिखाया गया, रिफ्लेक्टिव और मेडिटेटिव पोयम है ये। इसमें सिर्फ इतना इम्पॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। एनेक्डोट फॉर फादर्स, ये भी लिरिकल बैलेड में आया था, नैरेटिव लिरिक है ये। ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी को दिखाया गया है। द फीमेल वैग्रेंट, ये भी फर्स्ट एडिशन में आया है, सोशल नैरेटिव पोयम है ये। सो सफरिंग, डिस्प्लेसमेंट, ह्यूमन माइजरी को दिखाया गया है इसमें। सोशल कंसर्न इन अर्ली वर्ड्सवर्थ कैसे कंसर्न कैसे देखते थे सोशल को, उसके बारे में दिखाया गया। इडियट बॉय, द इडियट बॉय, ये भी फर्स्ट लिरिकल बैलेड के फर्स्ट एडिशन में आया है और नैरेटिव बैलेड है ये। ठीक, फोकस ऑन सिंपल रस्टिक लाइफ को दिखाया गया है। इडियट बॉय में रस्टिक लाइफ को दिखाया गया है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, इडियट बॉय में कैसा वर्क है, ये रस्टिक लाइफ को दिखाया गया है, क्वेश्चन बन सकता है। द मैड मदर, 98 में आया, ड्रामेटिक लिरिक है, फिलोसफिकल ट्रीटमेंट ऑफ मदरहुड एंड सफरिंग को शो किया गया है। लाइन्स रिटन इन फ्यू माइल्स अबव टेंथर ने भी, ये कितना इंपॉर्टेंट है इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 98 में फर्स्ट एडिशन। लास्ट पोयम है ये लिरिकल बैलेड की, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना। फिलोसफिकल लिरिक है ये, वन ऑफ ग्रेटेस्ट वर्क, लास्ट इन लिरिकल बैलेड दिया गया है। लूसी ग्रे को याद रखिएगा, ये लूसी पोयम के अंतर्गत नहीं आएगा। 4 पोयम देंगे जिसमें लूसी ग्रे रहेगा, आपको लूसी ग्रे को देखना है कि ये आपकी लूसी पोयम नहीं है। नैरेटिव पोयम है ये, फेमस लूसी रिलेटेड पोयम है, लूसी रिलेटेड पोयम है, लूसी पोयम नहीं है। लूसी पोयम 5 है जो हमने ऊपर बताई है। थीम ऑफ इनोसेंस, नेचर और लॉस को दिखाया गया है। लूसी ग्रे की कैसे डेथ हो जाती है ना, काफ़ी अच्छी पोयम है ये और इससे लाइंस भी पूछी जा सकती हैं तो इम्पॉर्टेंट भी है। 2 अप्रैल मॉर्निंग, ये भी 98 में आया था, सॉरी लूसी ग्रे आपका सेकेंड एडिशन में आया है 1800 में, और 2 अप्रैल मॉर्निंग सेकेंड एडिशन में आया है। मैथ्यू पोयम है ये, मैथ्यू पोयम हमने 4 बताई हैं जिसमें से द 2 अप्रैल मॉर्निंग मैथ्यू पोयम है, पार्ट ऑफ मैथ्यू पोयम। ठीक है, नटिंग भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब ये भी 1800 के समथिंग लिखा गया है और 1800 सेकेंड एडिशन में ये पब्लिश होता है। नेचर पोयम ये भी है, ह्यूमन एंड नेचर के रिलेशनशिप को दिखाया गया है, साइकोलॉजिकली सिम्बॉलिक पोयम है नटिंग। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट। पहले ही स्टार्ट हो गए थे वर्क। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट, प्रीफेस ऐड किया है 1800 में, यानी कि सेकेंड एडिशन में, जिसमें से इन्होंने बताया है लोगों को कि पोइट्री उनकी नज़र में क्या है, पोइट्री की डेफिनेशन उसी में दिखाया गया है। पोइट्री की डेफिनेशन कहाँ दी है, तो प्रीफेस में दी है लिरिकल बैलेट के 1800 में, ये यही याद रखिएगा। उसमें दिखाया गया है कि कैसे स्पीकिंग टू मैन करके जो लाइन दी गई है कि क्योंकि इनको क्रिटिसिज्म मिल रहा था कि इन्होंने जो यूज़ की है लैंग्वेज लिखने का, इनका जो वे था वो बहुत ही कॉमन था, आम जनभाषा वाला था। तो ये कहते हैं कि हमारी पोइट्री ऐसी होनी चाहिए जिसको हमारे कॉमन मैन भी समझ सकें, जैसे कि उनसे हम बात कर रहे हों, ना कि इतनी टफ कि वो समझ ही ना पाएँ। नेक्स्ट है स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैसन हैव आई नोन, ये भी अराउंड 98 में लिखी गई है और 1800 पब्लिश हुई। लिरिक पोएम है। लिरिक पोएम इम्पॉर्टेंट रोमांटिक लव पोएम। सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज, ये कब लिखा गया है, ये भी आई है 1800 में, सेकेंड एडिशन में। लूशी पोएम है ये, याद रखिएगा, लूशी पोएम है ये। नेक्स्ट है 3 years she grew in sun and shower, एजुकेशन ऑफ नेचर, आई थिंक नेचर पोएम है ये। इन सब से लाइंस पूछी जा सकती हैं, जिसको मैं इम्पॉर्टेंट बोलूँ उसका आपको लाइंस पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। अ स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील, शॉर्ट लिरिक पोएम है, ये भी लूसी पोएम के अंतर्गत आती है। अगर आप इसको डिटेल में नहीं पढ़ सकते हैं लूसी पोएम की, तो हर पोएम में कौन सी थीम को दिया गया है ये आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो हमको कमेंट करें, हम आपको एक और PDF प्रोवाइड कर देंगे। I traveled among untrodden men, I traveled among unknown men, ये 1807 में पब्लिश हुआ है और ये भी लूसी पोएम है। क्वेश्चन आता है कि आई ट्रेवल्ड एमंग अननोन मैन, लूसी पोएम है या नहीं है? हाँ है, पर ये लूसी पोएम की जो 4 पोएम पब्लिश हुई थी वो 1800 में पब्लिश हुई थी और ये पोएम जो है 1807 के एडिशन में पब्लिश हुई है, लास्ट लूसी पोएम इसको कंसीडर करते हैं। माइकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, माइकल की स्टोरी आपके लिए जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, 1800 में पब्लिश हुई है। पेस्टोरल नैरेटिव पोएम है। इसके कॉटेज, इसके बेटे, इसकी सबका नाम पूछ लिया जाता है। रूरल लाइफ और ट्रेजिडी को दिखाया गया है, ठीक है, इसका बच्चा कैसे चला जाता है। द रूइंड कॉटेज 1800 में पब्लिश हुई नैरेटिव पोएम है। ह्यूमन सफरिंग को दिखाया गया है। रूरल रियलिज्म को दिखाया गया है। इम्पॉर्टेंट अर्ली वर्ड्सवर्थ का वर्क है ये। द किटन एट प्ले 1800 में पब्लिश हुआ है। शॉर्ट नेचर पोएम है। माइनर वर्क बट एग्ज़ाम रिलेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है जाता है, मे बी नॉट श्योर। एड्रेस टू द स्कॉलर्स अर्ली 1800 में लिखा गया है। मैथ्यू पोएम है। मैथ्यू पोएम के नाम पता होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक। द फाउंटेन ये भी 1800 में आया है। मैथ्यू पोएम ये भी है, याद रखिएगा, हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। और मैथ्यू, ये भी मैथ्यू पोएम ही है। रिफ्लेक्टिव, ठीक है, सीरीज़ की पोएम है, काफ़ी लंबा है ये। आई डोंट थिंक मैं नेक्स्ट वीडियो दे पाऊँगी। पोएम इन 2 वॉल्यूम, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस फिलोसफिकल वर्क है, आप इसको पढ़ लेंगे और चाहे तो इससे भी शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं। मे भी आपको सिर्फ रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, इतना तो आपको आना ही चाहिए अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो, ठीक है। आई वंडर्ड रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इम्पॉर्टेंट वर्क है, ये आपकी फिलोसफिकल नैरेटिव पोएम है, ठीक है। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, इसको डैफोडिल्स के नाम से जानते हैं। इसकी फिगर ऑफ स्पीच भी पूछ ली जाती है। thousands
ठीक है। 1807 में ये भी पढ़ी। नेचर लिरिक पोएम है ये, आपकी मोस्ट फेमस पोएम है इस डैफोडिल। माई हार्ट लीप्स अप, माई हार्ट लीप्स अप, ये भी 1807 में पब्लिश हुई। मैंने कहा ना कि लिरिकल बैलेट के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स जो भी आप पढ़ते चले आए हैं वो 1807 में पब्लिश हुए हैं। नहीं याद आ रहा है तो 1807 लगा दीजिएगा, सॉरी, इतनी भी ट्रिक मत मानिएगा मेरी। शॉर्ट लिरिक है ये। फेमस चाइल्ड नेचर पोएम है ना। द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, ये लाइन पूछते हैं आपके फिगर ऑफ स्पीच में, और कहाँ की लाइन है ये भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, 1807 में पब्लिश हुआ है। फिलोसफिकल ओड है ये, ओड याद रखिएगा। ठीक, मेजर रोमांटिक पोएम है। इमॉर्टैलिटी और चाइल्डहुड की थीम को भी दिखाया गया है। ओड टू ड्यूटी 1807 में पब्लिश हुआ है, ये एक ओड है। और मॉरल सीरियसनेस डिसिप्लिन की थीम को शो किया गया है। सॉलिटरी रीपर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है। लिरिक पोएम है ये, बैलेड भी कहते हैं। फेमस स्कॉटिश सेटिंग है इसकी, स्कॉटिश सेटिंग है इसकी। ठीक, एलेजियक स्टैंजाज, मूड ऑफ ग्रीफ एंड इमोशनल ट्रांजिशन। लंदन 1802, ये आपकी इम्पॉर्टेंट है। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। सोनेट है ये, याद रखिएगा, सोनेट है। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस पेट्रोचियन सोनेट है। गाइड टू द लेक 1810 में आया था। टू द कुकू नेचर लिरिक है ये। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1810 में लिखा था। द एक्सकर्सन 1814 में पब्लिश हुआ है। फिलोसफिकल सेकेंड पार्ट ऑफ रिक्लूस फिलोसफिकल वर्क है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब मैं इसको जल्दी से एंड करने की कोशिश में हूँ। द रिक्लूस पॉस्थमस 1850 में पब्लिश हुआ है। ठीक, इनकी डेथ के बाद। द वाइट डो, ये आपका 1815 में आया, नैरेटिव पोएम है, हिस्टोरिकल नैरेटिव, इम्पॉर्टेंट है ये। लोडेमिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, लोडेमिया पूछ सकते हैं ये आपसे। ठीक है, 1815 में, इसकी डेट पूछ सकते हैं, 1815 में पब्लिश हुई है। एक्लेसियास्टिकल सोनेट 1822 में आया है। इनके इम्पॉर्टेंट काम सब खत्म हो गए हैं। पीटर बेल इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पीटर बेल को क्वेश्चन पूछते हैं। नैरेटिव पोएम है ये। ठीक, रिवर डर्डन सोनेट आपने देख लिया है, 34 लिखी है इन्होंने। मेमोरियल ऑफ टूर, ये भी देखा ही है, बाकी आप पढ़ लीजिए। कुछ खास इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पर्पस से, इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, द प्रिल्यूड आपका इम्पॉर्टेंट है। इसकी तो लाइंस भी पूछने लगा है, इसके पार्ट्स के बारे में भी पूछने लगा है, तो इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। इतने से काम नहीं चलेगा प्रिल्यूड में। ठीक है, 1850 में पब्लिश हुआ है। ऑटोबायोग्राफी मास्टरपीस है, ओरिजिनली कनेक्टेड विद लार्जर पोएटिक प्लान। कॉलरिज रोट एंड मायर फॉर इट। देख लीजिएगा इस PDF के पेज को। 30 तारीख को मैं प्रोवाइड करूँगी आपको इसकी PDF, इसके पहले मत मांगिएगा। हाँ, इसकी फेमस डेफिनेशंस और फेमस लाइंस को हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो चलिए, थैंक यू सो मच। एंड आपको और जो भी डिटेल्स चाहिए आप पूछ सकते हैं। आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा।